Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will start with unit number 2 of our general elective Introduction to Indian Constitution. So सबसे पहले syllabus देख लेते हैं. So आज हम unit number 2 basic features of the Indian Constitution को cover करेंगे. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस और सिटीजन्स के राइट्स को डिफाइन करता है. इसका मेन ऑब्जेक्टिव एक ऐसे बैलेंस सिस्टम का निर्माण करना था जो डेमोक्रेसी, जस्टिस और इक्वालिटी को मेंटेन करे. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी और विजन प्रियम्बल में लिखी गई है. प्रियम्बल एक इंट्रोडक्शन की तरह काम करती है जो बताती है कि हमारा संविधान किस डायरेक्शन में बना है. प्रियम्बल इंडिया को डिफाइन करता है एज अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. तो बेसिकली ये कुछ फीचर्स हैं जो प्रियम्बल में मेंशन है और कुछ फीचर्स हैं जो प्रियम्बल में तो मेंशन नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कई तरीके से मेंशन किए गए हैं. सो वो वाले भी देख लेते हैं एंड देन सारे के सारे कंबाइन करके हम वन बाय वन इन फीचर्स को डिस्कस करेंगे. फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा यूनिट है. सो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट पार्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से इस्टेब्लिश हुए हैं. जैसे सुप्रेमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फेडरलिज्म विद अ यूनिटरी बायस, parliamentary system of government. So these all from 1 to 12 we will discuss in this particular video in great detail. So now let's start with first feature of Indian Constitution, sovereignty. Sovereignty का मतलब है कि भारत एक इंडिपेंडेंट नेशन है जो किसी भी फॉरेन पावर के कंट्रोल में नहीं है. इसका सिंपल अर्थ है कि इंडिया अपने फैसले खुद लेने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो इंटरनल मैटर्स हो या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस हो. सॉवरेग्निटी के दो एस्पेक्ट्स हैं. फर्स्ट इज इंटरनल सॉवरेग्निटी एंड सेकंड इज एक्सटर्नल सॉवरेग्निटी. अंडर इंटरनल सॉवरेग्निटी इंडिया के अंदर सरकार का पूरा कंट्रोल होता है. कोई भी राज्य या प्राइवेट एंटिटी गवर्नमेंट के डिसीजन से ऊपर नहीं है. सेकंड इज एक्सटर्नल सॉवरेग्निटी. भारत किसी भी विदेशी देश के कंट्रोल में नहीं है. इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसीज खुद बनाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरनल सॉवरेग्निटी, इंडियन पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाने के लिए फ्री है बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के. एक्सटर्नल सॉवरेग्निटी, इंडिया अपनी मिलिट्री और फॉरेन रिलेशंस खुद डिसाइड करता है. जैसे रशिया से डिफेंस डील्स करना या यूएन में अपना स्टैंड लेना. सो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है. नो फॉरेन रूल. इंडिया ब्रिटिश रूल से फ्री होने के बाद किसी भी एक्सटर्नल पावर के अंडर नहीं है. सॉवरेग्निटी का एक्चुअल पावर लोगों के हाथ में है जो इलेक्शंस के जरिए अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं. इंडिया की नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट पॉलिसी, सॉवरेग्निटी को रिफ्लेक्ट करती है जिसमें भारत ने कोल्ड वॉर के टाइम किसी भी सुपर पावर का पार्ट बनने से मना कर दिया. सो बेसिकली अंडर सॉवरेग्निटी हमने ये देखा कि इंडिया एक फुल्ली इंडिपेंडेंट कंट्री है जो अपने लॉज और इंटरनेशनल रिलेशंस खुद डिसाइड करता है. अब बात करते हैं सेकेंड फीचर दैट इज सोशलिज्म की. सोशलिज्म का मतलब है कि सरकार इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस को प्रमोट करेगी ताकि सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके. इसके कुछ की एस्पेक्ट्स हैं. फर्स्ट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी. वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज और वेलफेयर स्कीम्स चलाती है. सेकेंड, वेलफेयर स्टेट. एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट जैसे बेसिक नीड्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. थर्ड, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी. रिजर्वेशन पॉलिसीज, लैंड रिफॉर्म्स और लेबर लॉज इसी का पार्ट हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एसबीआई, पीएनबी. प्राइवेट बैंक्स के अलावा गवर्नमेंट ने पब्लिक बैंक्स बनाए ताकि फाइनेंशियल एक्सेस सबको मिले. या फिर मनरेगा, एम्प्लॉयमेंट स्कीम, गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम. इसके अंडर एक केस लॉ है, डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन एक सोशल वेलफेयर मेजर है और सोशलिज्म का पार्ट है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर थर्ड फीचर दैट इज सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म का मतलब है कि इंडिया एक धर्म निरपेक्ष देश है जहां सरकार किसी भी रिलीजन को प्रमोट या फेवर नहीं करेगी. हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, प्रैक्टिस करने और प्रोपोगेट करने का अधिकार है. इसके की एस्पेक्ट्स है. फर्स्ट इज
नो स्टेट रिलीजन, इंडिया में किसी एक धर्म को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाया गया। सेकेंड, इक्वल ट्रीटमेंट, सरकार सभी धर्मों को बराबर ट्रीट करती है और किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करती। थर्ड, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28, हर सिटीजन को अपना रिलीजन फॉलो करने का अधिकार है। फोर्थ, रिलीजियस इंटरफेरेंस अलाउड व्हेन नेसेसरी, अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिस पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ या मोर्टेलिटी वायलेट करती है तो सरकार इंटरफेयर कर सकती है, जैसे सती प्रथा का बैन होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC सभी सिटीजन्स के लिए एक समान कानून होने की बात करता है, बिना धर्म के भेदभाव के। सो नाउ फोर्थ इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है कि सरकार लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की चुनी गई होती है। इंडिया एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जिसमें लोग इलेक्शंस के माध्यम से अपने नेता चुनते हैं। इसके की एस्पेक्ट्स हैं, फर्स्ट इज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, आर्टिकल 326, 18+ एज के सभी सिटीजन्स वोट दे सकते हैं। सेकेंड, पीरियोडिक इलेक्शंस, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस फिक्स टाइम पर होते हैं। थर्ड, रूल ऑफ लॉ, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। फोर्थ, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35, स्पीच, एक्सप्रेशन और इक्वालिटी जैसे राइट्स डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जनरल इलेक्शंस एवरी 5 years, पब्लिक अपनी गवर्नमेंट चुनती है, या फिर PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सिटीजन्स कोर्ट्स में जाकर गवर्नमेंट डिसीजंस को चैलेंज कर सकते हैं। सो नाउ फिफ्थ इज रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है कि भारत का हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट हेरिडिटरी नहीं होगा, बल्कि चुना जाएगा। मोनार्की, राजा का बेटा राजा के ऑपोजिट रिपब्लिक सिस्टम में लोग अपने नेता को इलेक्ट करते हैं। की एस्पेक्ट्स ऑफ रिपब्लिक, फर्स्ट, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट का चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है अंडर आर्टिकल 54। सेकेंड, फिक्स्ड टर्म, प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल का होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 56। थर्ड इज नो हेरिडेटरी रूल, पावर किसी एक फैमिली में नहीं रहती, जैसे यूके या सऊदी अरेबिया में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, जबकि यूके में राजा रानी हेरिडेटरी होते हैं। नाउ सिक्स्थ इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये वैल्यूज प्रियम्बल में मेंशन्ड है और सामाजिक समानता बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। की एस्पेक्ट्स, फर्स्ट इज जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस देना अंडर आर्टिकल 14 to 18 एंड 38। सेकेंड इज लिबर्टी, स्पीच, बिलीव और एक्सप्रेशन की फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19 के अंडर मेंशन्ड है। थर्ड इज इक्वालिटी, सभी सिटीजन्स को बराबर अधिकार देना, आर्टिकल नंबर 14 to 18 में मेंशन्ड है। एंड फोर्थ इज फ्रेटर्निटी, भाईचारा और यूनिटी मेंटेन करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल नंबर 17 है अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन, ये इक्वालिटी को प्रमोट करता है। आर्टिकल नंबर 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो लिबर्टी को प्रमोट करता है। नाउ सेवेंथ इज सुप्रेमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है और कोई भी लॉ या पॉलिसी तभी वैलिड होगी जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई लॉ आज बनता है और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल को वायलेट करता है तो वो लॉ इनवैलिड होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। और अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता तो वो लॉ आज इन्फोर्सेबल हो सकता है। नाउ की एस्पेक्ट्स ऑफ सुप्रेमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर, फर्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल नंबर 13, अगर कोई लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो कोर्ट उसे कैंसिल कर सकती है। सेकेंड, पार्लियामेंट की पावर की बाउंड्री, पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब कि कुछ आर्टिकल्स और कुछ चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर आती हैं जिसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। थर्ड इज फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन, सरकार सिटीजन्स के राइट्स वायलेट नहीं कर सकती और ये बेसिक स्ट्रक्चर को स्टैब्लिश किया गया था अंडर केशवनंदा भारती केस 1973, जिसमें बोला गया कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। एट्थ इज फेडरलिज्म विद अ यूनिटरी बायस,
फेडरलिज्म का मतलब है कि पावर सेंटर्स और स्टेट के बीच डिवाइड होती है, लेकिन इंडिया का फेडरलिज्म यूनिक है क्योंकि ये यूनिटरी बायस रखता है, यानी सेंटर के पास ज्यादा पावर है। इसके की एस्पेक्ट्स है, फर्स्ट इज 3 टियर गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज के बीच पावर डिवाइडेड है। स्केड्यूल नंबर 7 के अंदर ये मेंशन है दैट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट एग्जिस्ट करती है, राइट। सेकेंड इज स्ट्रॉन्गर सेंटर, इमरजेंसी आर्टिकल 352, 356, 360 के टाइम पे सेंटर स्टेट की पावर ले सकता है। थर्ड इज सिंगल सिटीजनशिप, यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है पर इंडिया में एक ही सिटीजनशिप होती है। एक इंसान के पास एक ही सिटीजनशिप हो सकती है एक टाइम पे, ऐसा नहीं है कि डुअल सिटीजनशिप आप लेके बैठे हो, आप यूएस की भी सिटीजनशिप लेके बैठे हो और इंडिया की भी। इट्स नॉट पॉसिबल इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेंटर और स्टेट का शेयर्ड सिस्टम है। इस जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंटर और स्टेट को साथ में करना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, एट द एंड स्टेट से कुछ भी नहीं पूछा गया और सारा का सारा सेंटर ने ही कंट्रोल लेके इसको लागू कर दिया। तो ये दिखाता है कि फेडरलिज्म इज विद यूनिटरी बायस, मतलब कहीं ना कहीं पावर्स जो है सेंटर की तरफ बायस्ड हैं। या फिर एग्जाम्पल ले लो, इमरजेंसी के टाइम 1975 में सेंटर ने स्टेट्स की पावर ले ली थी। नाउ नाइन्थ इज सेपरेशन ऑफ पावर। इसका मतलब है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का रोल क्लियरली डिफाइंड है ताकि कोई भी एक ऑर्गन पावर मिसयूज ना करे। की एस्पेक्ट्स हैं, फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट लॉज बनाती है। सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट लॉज को इम्प्लीमेंट करती है। थर्ड इज जुडिशरी, कोर्ट्स लॉज का इंटरप्रिटेशन करती है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को रिजेक्ट कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया क्योंकि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करता है। नाउ 10th इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि कोर्ट्स किसी पॉलिटिकल या गवर्नमेंट प्रेशर में नहीं आती और कोई भी डिसीजन नहीं लेती। अगर वो किसी के प्रेशर में आने लगेगी, जैसे जुडिशरी जो है अगर एग्जीक्यूटिव ब्रांच के प्रेशर में आने लगती है या उसको फेवर करने लगती है, तो जो मेन काम है जुडिशरी का, इम्पार्टिंग जस्टिस, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर किसी को फेवर ही करने लगेगी जुडिशरी तो कैसे जस्टिस प्रोवाइड करेगी। सो इसीलिए जुडिशरी को जो है इंडिपेंडेंट रखा गया है। इसके कुछ की एस्पेक्ट्स देखते हैं। फर्स्ट इज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जजेस को बिना वैलिड रीजंस के हटाया नहीं जा सकता। आर्टिकल 124 से लेकर 127 में ये क्लियरली मेंशन्ड है। सेकेंड इज सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट कोर्ट्स के डिसीजंस को कंट्रोल नहीं कर सकती। थर्ड इज जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को रिजेक्ट कर सकता है। नाउ लेट्स सी 11th फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स सिटीजन के बेसिक राइट्स हैं जो उनका प्रोटेक्शन करते हैं, जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स की जिम्मेदारियां होती हैं जो उन्हें नेशन के प्रति निभानी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक मेंशन है, जिसमें फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी विच इज अंडर आर्टिकल नंबर 14 to 18, सभी सिटीजन्स बराबर हैं और अनटचेबिलिटी बैन है। सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19 to 22, स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट और पर्सनल लिबर्टी की गारंटी। थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 to 24, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर बैन है। फोर्थ इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28, किसी भी धर्म को मानने और प्रैक्टिस करने की फ्रीडम है। फिफ्थ इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल नंबर 29 to 30, माइनॉरिटीज अपनी संस्कृति प्रोटेक्ट कर सकती हैं। सिक्स्थ इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32। ये आर्टिकल सबसे मेन आर्टिकल है क्योंकि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है जो भी मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल नंबर 14 to 30, तो आप सुप्रीम कोर्ट में केस डाल सकते हैं। आपको कोई नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट में आप क्यों आए हो, आपके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हुए तो हम क्या करें। तो इस केस में आपको आर्टिकल नंबर 32 ये फंडामेंटल राइट देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस फाइल कर सकते हैं। सो नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज,
आर्टिकल नंबर 51A के अंडर आती है। बेसिकली अगर हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं तो हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, जैसे नेशनल सिंबल्स का रिस्पेक्ट करना, सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना, साइंटिफिक टेम्पर और एजुकेशन प्रमोट करना, पब्लिक प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन और वॉयलेशन अवॉइड करना। नाउ द लास्ट वन इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में ब्रिटिश मॉडल का पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो होता है जिसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। की एस्पेक्ट्स हैं, फर्स्ट इज प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। सेकेंड इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। थर्ड इज बाई कैमरल लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट दो हाउसेज में डिवाइडेड है, लोकसभा एंड राज्यसभा। सो नाउ कंक्लूजन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बैलेंस्ड और फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है जो डेमोक्रेसी, जस्टिस और इक्वालिटी को इंश्योर करता है। प्रियम्बल में कुछ फीचर्स डायरेक्टली मेंशन्ड है, जैसे सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जबकि सुप्रेमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और पार्लियामेंट्री सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से एस्टैब्लिश हुए हैं। और बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है और हर इंस्टीट्यूशन को इसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक और सेक्युलर नेशन है जिसमें सभी को इक्वल राइट्स मिलते हैं। फेडरलिज्म होने के बावजूद सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, यूनिटरी बायस है एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडिपेंडेंट जुडिशरी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो टाइम के साथ इवॉल्व हो सकता है लेकिन अपने बेसिक स्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। सो दिस वाज आवर यूनिट नंबर 2। आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रिप्लाई यू as soon as possible. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe to my channel.